प्रिय विद्यार्थियों, ये नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। इस चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए कुछ चुनिंदे प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिससे कि आप सभी लाभान्वित हो सके। मैट्रिक परीक्षा बिल्कुल नज़दीक, अगले महीने एग्ज़ाम होने वाले हैं और तन मन लगा करके इसकी तैयारी हमें करनी है, ताकि हम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर के अपने जीवन को चरितार्थ कर सकें। तो बिना समय को गंवाए आइए हम इस सत्र की, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये पहला प्रश्न आपके समक्ष, दो समबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25, 16:25 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। जैसा कि प्रश्न हमको कंफ्यूज न करे, इस पर भी हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए तो लिखा है कि दो समबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है। समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसके कोण ऑटोमेटिकली बराबर होते ही हैं। इसमें बराबर है कि नहीं, ये कंफ्यूज करने वाला बात। उसके बाद इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। तो चाहे कंसेप्ट पर हम जाए, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्किल हो, कोई भी 2 डायमेंशनल शेप हो, उसका जो एरिया होता है उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है। अब साइड में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, डायगोनल होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विकर्ण, ये सब साइड के रूप में लिए जाते हैं। अगर सर्किल है तो रेडियस, डायमीटर, पेरीमीटर, सर्कमफरेंस, ये सब साइड के रूप में, जिसमें लेंथ मेजरमेंट किया जाता है। और एरिया में, एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर में होता है, और लेंथ का यूनिट स्क्वायर में नहीं होता है। तो यहाँ पर यही हमें देखना है कि जब क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है तो ऊंचाई मीन्स इस साइड का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल का रेशियो का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट 4 और इसका स्क्वायर रूट 5 होगा, अर्थात हमारा आंसर होगा 4:5। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ज्योमेट्री से, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप त्रिभुज हैं। दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 cm स्क्वायर और 16 cm स्क्वायर है। यदि EF इक्वल टू 4.2 cm, तब BC का मान क्या होगा? विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? कुछ ज्यादा नहीं, पहले मैं इसके कंसेप्ट को आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूं, उसके बाद मैं उस तरीके को ही बताऊंगा, ताकि बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना कोई गणना किए भी आप इसमें से आंसर सेलेक्ट कर सकें। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। एबीसी सिमिलर ट्रायंगल हमने ले लिया, डीईएफ। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 9 और 16 है। तो ये 9 है, ये 16 है। इसका स्क्वायर रूट यदि हम करेंगे तो साइड का रेशियो मिल जाएगा, अर्थात 3 और 4 का रेशियो मिल जाएगा। अब इसका साइड दिया हुआ है 4.2, तो इसका साइड हमें BC फाइंड करना है। इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, इससे डिवाइड करना है, और ये करने के बाद आप पाएंगे क्या होगा, ये होगा। आप बना के चेक कर सकते हैं। अर्थात
BC अपॉन EF इक्वल टू एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DF का स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा 3/4 अर्थात 9/16 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू भी हम यहाँ रख देते हैं 4.2 दिया हुआ है। अब देखिए बिना कैलकुलेशन के भी हम यहाँ पर थोड़ा सा अपना यदि दिमाग अप्लाई करें तो देखिए यहाँ पर एक शून्य हम लगा दें, ये 4 है, यहाँ भी 4 है, ये 3 है तो यहाँ 3 होगा और यहाँ रेशियो 4 है, यहाँ रेशियो 3 होना चाहिए। यहाँ 4 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, तो 4 5 20, 3 5 15। इस तरह से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की अपेक्षा आप जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काम बना सकते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। चित्र के अनुसार ये प्रश्न दिया गया है। चित्र में ODC सिमिलर OBA, ODC और OBA सिमिलर है। CDO का मान 70, BOC का मान 115 115 डिग्री है, तो DOC का मान निकालना है। अब यहाँ आप सोच सकते हैं कि हमें क्या ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू, तो ये सिमिलर दे अथवा न दे, उससे क्या लेना देना, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो लीनियर पेयर बनता है, रेक्टेंगल बनता है। 180 डिग्री में यदि हम 115 डिग्री को माइनस कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, अर्थात 65 डिग्री। तो ये सिमिलर शब्द दे करके हमें उलटफेर उलझाने के लिए दिया हुआ है। इन सब पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। ये प्रश्न आपके समक्ष, यदि L पैरेलल M, यहाँ L और M ये दोनों लाइन्स हैं, ये L और ये M है, ये L और M दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। यदि ऐसा हो तो D की वैल्यू पूछ रहा है। जब दो पैरेलल लाइन्स को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक ही ओर के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें से चुनना है कौन सा हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, तो ये 3D + 50 2D + 20, इन दोनों का सम होना चाहिए 180। तो जोड़ लिया जाए, 3 और 2 5D और ये हो गया 70 इक्वल टू 180। इसको घटाएंगे तो 110 होगा, 110 को 5 से भाग देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, अर्थात आंसर होगा 22 डिग्री। आप अच्छी तरह से सोच ले, समझ ले, इसको समझ ले। अगर कोई कंफ्यूजन हो कहीं भी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर हूँ। जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे समझ लीजिए वो आसान ही होते हैं। कठिन प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जा रहे हैं अभी तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि सरकार की जो नीति है, सही मायने में अगर कहा जाए तो मैं आलोचना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने मन की बात जरूर कर रहा हूँ। सरकार की नीति है हमें पढ़े लिखे बेरोजगार पैदा करना, पढ़े लिखे मजदूर बनाना, और इसी नीति पर हमारी सरकार चल रही है। शिक्षा व्यवस्था उसी पर चल रही है। शिक्षक होने के नाते मुझे ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। आपको तो अच्छा लग रहा होगा, परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 50 के जवाब देने होंगे, क्या लाभ है भाई? आप 50 प्रश्न पूछिए, 50 का आंसर आपको आता है, तब ना आपकी इंटेलिजेंसी पता चलेगी, आपकी विद्वता, आपकी मेहनत तब पता चलेगी, तब वो आपका काम आएगा। जब जितने ही प्रश्न का जवाब देना है उतने ही प्रश्न आपसे पूछे जाए, तो यहाँ पर तो आपको आधा कर दिया जाता है, अर्थात आपकी शक्ति को आधा कर दिया जाता है, आपका पावर आधा कर दिया जाता है, ताकि आपके पास पंख तो हों लेकिन आप उड़ ना सके। ये प्रश्न आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को कहा जाता है? अंतःकेंद्र, बाह्य केंद्र, मध्य केंद्र, लंब केंद्र। वैसे तो यह आसान सा प्रश्न है, जिसका
आंसर तो इसी प्रश्न में ही छिपा हुआ है कि लंब के मिलान बिंदु को हम लंब केंद्र ही कहेंगे। लंब का मिलान बिंदु लंब केंद्र। लेकिन ये जवाब तो हो गया, लेकिन इस प्रश्न में और कुछ भी छिपा हुआ है, उसको भी हम समझने का प्रयास करें। आखिर ये अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र, मध्य केंद्र, लंब केंद्र होते क्या है, इस कंसेप्ट को मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि एक ही प्रश्न में आप इन चारों को समझ सकें। यदि परीक्षा में लंब की जगह पर इनके बारे में पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, इसको भी हम समझ लेते हैं। ये हो गया ट्रायंगल। लंब यहां से जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये लंब हुआ। इस वर्टेक्स से इस साइड पर जो परपेंडिकुलर डालें, ये हुआ लंब। इस वर्टेक्स से इस साइड पर यदि आप प्रैक्टिकली खींच करके देखेंगे तो ये तीनों जो परपेंडिकुलर्स हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, ये एक ही पॉइंट पर यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, किसी एक बिंदु पर ये कटते हैं। ये अंदर में भी हो सकता है, साइड पर भी हो सकता है, बाहर में भी हो सकता है। ये ट्रायंगल पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। यदि न्यून कोण होगा तो ये अंदर में होगा, यदि राइट एंगल होगा, समकोण होगा, तो ये इस तरह के में ये यहीं पर हो जाता है, समकोण वर्टेक्स पर हो जाता है। और यदि ये इस तरह का ट्रायंगल हुआ ऑब्ट्यूज, तो ये बाहर में आ जाता है। तो लंब केंद्र को आप समझ गए। अंतः केंद्र क्या होता है, हम इसके इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, इसके कोणों के समद्विभाजक लेते हैं, कोणों के समद्विभाजक लिए जाते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम कहते हैं अंतः केंद्र। बाह्य केंद्र, ये बाह्य केंद्र क्या होता है, इसमें साइड के समद्विभाजक लिए जाते हैं, जो साइड है उनको बाइसेक्ट किया जाता है। और तब ये जाकर के इस तरह से परिवृत्त खींचा जाता है, तो बाह्य केंद्र होता है। अंतः केंद्र में कोण को समद्विभाजित किया जाता है, बाह्य केंद्र में साइड को, भुजा को समद्विभाजित किया जाता है। मध्य केंद्र क्या है, मध्य, अपने मैथ में एक शब्द सुना होगा, याद होगा, माध्यिका, माध्य, उसी से रिलेटेड है। अगर यहां पर हम मेडियन खींचें, इसका मेडियन खींचे यहां से ऐसे मेडियन, इस साइड का मेडियन मिड पॉइंट लेकर के वर्टेक्स से मिलाते हैं, वो मेडियन हो जाता है। ये साइड इक्वल हुआ, ये साइड इक्वल हुआ, ये साइड और ये साइड इक्वल हुआ, और उसको इसके मिड पॉइंट से मिला दिया जाए। किसी भी साइड के मिड पॉइंट को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया जाए तो मेडियन कहलाता है। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 मेडियंस होते हैं, और मेडियंस जहां पर मिलते हैं अंदर में, वो होता है मध्य केंद्र। इसका एक और नाम है गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, केंद्रक भी कहा जाता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पूछा जाता है कि केंद्रक का निर्देशांक निकालना होता है। जैसे यहाँ पर हम ABC शीर्ष ले लें और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ले लें, और कहा जाए कि केंद्रक का निर्देशांक क्या है, तो केंद्रक का निर्देशांक होता है इन तीनों का जोड़ बटा में 3, अर्थात x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और उसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इस तरह से हम केंद्रक के निर्देशांक का भी निर्धारण करते हैं। तो 4 केंद्र होते हैं ट्रायंगल में जो आपको पढ़ने हैं, और इन चारों में से किसी के भी बारे में यदि पूछे तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।
ये प्रश्न देखिए, त्रिभुज एबीसी में AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल B। कोण B का मान क्या है? अब यदि हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, तो कोण B के सामने के जो साइड है, अपोजिट साइड, वो क्या है? AC है। तो हम AC स्क्वायर कर देते हैं। AC स्क्वायर कितना होगा? यहीं पर देख लेते हैं, 144 होगा। BC स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। BC 6 है तो 36 हो जाएगा। और AB स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 6 का स्क्वायर 36 और इसका 3 108 होगा। आप ध्यान से देखें कि इन दोनों का सम इसके इक्वल है, अर्थात AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ये जो एंगल है वो राइट एंगल है, इस तरह से ये एंगल, ये BC हो गया 6, ये 6√3 और ये 12, अर्थात 90 डिग्री। ऐसे प्रश्नों में ज्यादातर संभावना 90 डिग्री की होती है। 90 डिग्री हो सकता है, 60, 45, 30 भी हो सकता है। 120 की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आपको 120 डिग्री के रेशियो के बारे में नहीं पढ़ना है। तो आगे भी मैं आपके लिए ऐसे प्रश्नों को लाता रहूंगा। ये जितने भी प्रश्न आज आप देख रहे हैं, जो भी आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, ये पिछले 2-3 सालों के अंदर में आए हुए ये प्रश्न हैं और ये बोर्ड मॉडल प्रश्न है। कोई भी सिलेक्टर क्या करता है, कहाँ से प्रश्न लेता है? वो पीछे के आए हुए क्वेश्चन बैंक को आप देखिए, उसी में से प्रश्नों का हेर फेर करके, इधर से उधर करके और प्रश्नों को सिलेक्ट करता है। प्रश्न कोई ज्यादातर नए नहीं उत्पन्न किए जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इधर से उधर घुमा फिरा करके पूछ दिए जाते हैं। तो आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते रहिए, कहीं से भी तैयारी कीजिए। ज्ञान चाहे कहीं से भी मिले, उसको ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो किसी बच्चे से मिले या किसी तोते से मिले, कहीं से भी ज्ञान मिले, उस ज्ञान को ग्रहण करने में ही हमारी बुद्धिमत्ता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। यदि कोई भी समस्या हो, कुछ भी आपको परेशानी हो मैथमेटिक्स में, आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। यदि अच्छा लगे लाइक करना न भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे उत्साह को और ज़्यादा बढ़ाता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।